9 बज चुके हैं और वक्त है तो चैन के जीवन का एक और किस्सा सुनने का। कल हमने देखा कि रेलगाड़ी वाली कक्षा अंदर से दिखती कैसे है और आज हम देखते हैं कि वो चलती कैसे है, कैसे होती है ये क्लास। आज का चैप्टर नंबर 9, तो मोए में पठन पाठन। रेल के पुराने डिब्बों में चलते स्कूल में जाना तो अपने आप में असामान्य बात थी ही, कक्षा में बैठने की व्यवस्था भी अनूठी थी। पिछले स्कूल में बच्चों के बैठने के स्थान निश्चित थे, पर यहाँ बच्चे जहाँ भी उनकी इच्छा हो बैठ सकते थे। काफी सोचने और ध्यान से सब कुछ देखने के बाद तो चैन ने तय किया कि वह उस लड़की के पास बैठेगी जो तुरंत उसके बाद डिब्बे में चढ़ी थी। ऐसा इसलिए कि उस लड़की ने ऐसी फ्रॉक पहन रखी थी जिस पर लंबे कानों वाला एक खरगोश कड़ा हुआ था। लेकिन स्कूल की जो सबसे अनूठी बात थी वे थे वहाँ के पाठ। दूसरे स्कूलों में हर विषय की घंटियां निश्चित होती थी। जैसे पहली घंटी अगर जापानी की हो तो उसमें जापानी ही पढ़नी होती थी, फिर दूसरी घंटी अगर गणित की हो तो सब बच्चों को वही करना होता था। पर यहाँ सब कुछ अलग था। पहली घंटी शुरू होते ही शिक्षिका दिन भर में जिन विषयों को पढ़ाना होता था या जिन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते थे उनकी सूची बना देती थी और तब बच्चों से कहती, अब तुम्हें जहाँ से शुरू करना हो करो। इसीलिए जापानी या गणित या किसी दूसरे विषय से शुरू किया जा सकता था। जिसे लेख लिखना पसंद हो वो लेख लिखता था, जबकि ठीक उसके पीछे बैठा बच्चा जिसकी भौतिकी में रुचि हो वो भौतिकी में उलझा रहता था। किसी फ्लास्क में लैंप की लौ पर कुछ उबालता मिल सकता था। इसीलिए किसी भी कक्षा में कभी भी छोटा मोटा कोई धमाका हो सकता था। पढ़ने पढ़ाने की इस पद्धति से शिक्षक हर छात्र पर नज़र रख सकते थे, उनकी रुचियों, उनके विचारों, उनके चरित्र से बखूबी परिचित हो सकते थे। अपने छात्र छात्राओं को गहराई से पहचानने का यह आदर्श तरीका था। विद्यार्थी अपने चाहते विषय से दिन शुरू कर सकते थे और जो विषय अच्छे ना लगते हों उनसे जूझने के लिए उनके पास सारा दिन था। यानी वे अपना काम किसी न किसी तरह पूरा कर ही डालते थे। इस प्रकार पढ़ना तो वहाँ अधिकतर अपने आप पढ़ता था, पर जब कभी विद्यार्थी चाहते तो वे शिक्षकों की सलाह ले सकते थे। शिक्षक भी कभी कभी उनके पास स्वयं चले जाते। किसी भी समस्या को धैर्य से तब तक समझाते जब तक वह बच्चों को पूरी तरह समझ ना आ जाती। तब वे बच्चों को अपने आप करने के लिए कुछ अभ्यास भी देते। यह थी सार्थक पढ़ाई। और इसका मतलब होता था कि जब शिक्षक कुछ समझाए तो किसी भी कक्षा में कोई भी बच्चा खोया सा ना बैठा रहे, जैसा आमतौर पर हर कक्षा में होता है। पहली कक्षा के बच्चे उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे कि उन्हें स्वतंत्र पढ़ाई करने दी जाए, लेकिन उन्हें भी किसी से विषय को प्रारंभ करने की छूट थी। वो कहीं से भी किसी भी विषय से अपनी कक्षा का शुरुआत कर सकते थे। कुछ बच्चे वर्णमाला लिखने लगते, कुछ चित्र बनाने लगते, कुछ किताबें पढ़ने लगे और कुछ कक्षा में ही व्यायाम तक करने लगते। तो चैन के पास जो लड़की बैठी थी उसे पूरी वर्णमाला आती थी। वह उसे अपनी कॉपी में लिख रही थी। यह सब इतना बड़ा अजूबा था कि तो चैन घबराहट में समझ ही न पा रही थी कि वो क्या करे। ठीक उसी समय उसके पीछे बैठा हुआ लड़का उठा और शिक्षिका से कुछ पूछने ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ा। शिक्षिका ब्लैक बोर्ड के पास एक डेस्क पर बैठी एक बच्चे को कुछ समझा रही थी। तो चैन ने इधर उधर ताकना बंद किया, अपनी हथेलियों पर ठुड्डी रखी और जाते हुए लड़के की पीठ पर निगाहें जमा दी। लड़का पैर घसीट कर जब चल रहा था तो उसका पूरा शरीर डगमगाता लगता था। पहले तो चैन ने सोचा कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है, पर थोड़ी ही देर में वो समझ गई कि लड़का ठीक से नहीं चल पाता है। तो चैन उसे तब तक घूरती रही जब तक वह अपनी जगह पर लौट ना आया। उनकी आंखें मिली, लड़का मुस्कुराया। तो चैन भी हड़बड़ा कर मुस्कुराई। जब वह अपनी जगह पर बैठा तो उसे बैठने में भी काफी समय लगा। तो चैन मुड़ी और उसने पूछा, तुम ऐसे क्यों चलते हो? उसने धीमी और कोमल आवाज में उत्तर दिया, मुझे पोलियो हुआ था। पोलियो? तो चैन ने दोहराया। उसने यह शब्द पहले सुना ही न था। हाँ, पोलियो। सिर्फ मेरी टांग नहीं, हाथ भी खराब है। उसने अपना बायां हाथ आगे फैलाया। तो चैन ने देखा कि उसकी लंबी लंबी उंगलियां मुड़ी हुई और एक दूसरे से चिपकी हुई लगती थीं।
क्या इसे वे लोग ठीक नहीं कर सकते? तोतो चैन ने चिंतित होकर पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया। अब तोतो चैन को अपनी उत्सुकता पर शर्म आने लगी। उसे लगा कि उसे यह नहीं पूछना चाहिए था। तब उस लड़के ने उमंग से भरकर कहा, मेरा नाम यासुकी यामामोतो है, तुम्हारा क्या है? लड़के की प्रफुल्ल आवाज सुनकर वह खुश हो गई और बोली, मैं हूं तोतो चैन। और इस तरह यासुकी यामामोतो और तोतो चैन दोस्त बने। धूप के कारण डिब्बे में काफी गर्मी हो गई थी। तभी किसी ने खिड़की खोल दी। वसंत की ताजी हवा डिब्बे में घुस आई और बच्चों के बालों को बेतरतीबी से बिखेर दिया। यो शुरू हुआ तोमोए में तोतो चैन का पहला दिन। कल हम देखते हैं कि इस पहले दिन में जब पहला नाश्ता करने की बारी आएगी तो क्या तोतो चैन अपने लंच बॉक्स में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लेकर आई है? क्या है ये समुद्री खाना और पहाड़ी खाना? देखते हैं कल। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।